निष्ठा ने जो किया वह उसे नकार भी तो नहीं पा रहे थे। उसकी वजह से प्रकृति जा चुकी थी। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ था? यह बात अब भी एक राज की राज बनी हुई थी। अब आगे राणा मैंसन गर्भ ने उस लड़की को नीचे उतारा तो उसके गाल पर प्यार से चपाट लगाते हुए बोली, पागल क्या करते हो? गर्भ ने मुंह बना लिया। सैलरी जी ने उसे देखकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो बानी। बानी ने उसे देखा और बोली, हाँ भाभी, जब आपने अपनी बेटी की शादी से सरप्राइज दिया तो मेरा भी काम बनता है ना आप सबको सरप्राइज देने का। झूठी मट्टी बोलिए बुआ आप, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बताया था। अध्याय ने शांत सी आवाज में कहा। बानी ने मुंह बनाया और बोली, क्या हुआ? डोंट कॉल मी डैड, मुझे बुढ़ा बुढ़ा सा फील होता है। तुम देखो यार, मुझे तुमसे 10 साल बड़ी हूँ सिर्फ, और तुम मुझे इतना बड़ा बना रहे हो कि मुझे बुढ़ा बुढ़ा सा फील होने लगे। कौन से एंगल से मैं तुम्हें बुआ जी टाइप लग रही हूँ? निष्ठा ने उसकी बात सुन उसे ऊपर से नीचे देखा। उसकी बात तो सही थी। वह किसी भी एंगल से इतनी बड़ी भी नहीं लग रही थी। उसने एक नी लेंथ वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी और उसका फिगर भी काफ़ी ठीक था। अध्याय ने उससे देख साफ तौर पर कहा, तो क्या हुआ अगर आप उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं हैं? है तो आप मेरे पापा की बहन और मेरी बुआ। बानी ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया। वह जानती थी इस आदमी से वह बातों से नहीं जीत पाएगी। उसने बातों का रुख बदलते हुए कहा, जस्ट शट अप यार, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। मुझे तो हमारे घर के नए सदस्य मिले। यह बोलकर वह निष्ठा की तरफ बढ़ गई और उसके पास जाकर उसे देखते हुए प्यार से बोली, लड़की तो चांद का टुकड़ा लेकर आए हो तुम, लेकिन यह वह नहीं ना जिसकी तुमने फोटो भेजी थी। उसकी यह बात सुनकर निष्ठा के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उतर आए जिन्हें अध्याय ने नोटिस किया, और उसने अपनी बुआ को घूर कर देखा। बानी ने जल्दी से बात को संभाली और बोली, वैसे नाम क्या है इसका? बड़ी ही प्यारी है, मासूम सी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बेचारी तुम्हारे अत्याचारों से ही मर जाएगी। अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, आप ढंग से बात नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो जाइए आप यहाँ से। यहाँ रहने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। बानी ने उसे देखा और ड्रामा करते हुए कहा, हे राम, देखे भाभी, आपका बेटा कितना निर्लज्ज हो गया है। अपनी बुआ को घर से निकाल रहा है। उसका ड्रामा देख धीर और गर्व जोर जोर से हंसने लगे। वहीं सैलरी जी ने अपना माथा पीट लिया और बोली, तुम दोनों अपना देख लो और जब हो जाए तो ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना। यह बोल उन्होंने बाकी सबको ब्रेकफास्ट के चलने के लिए कहा। बानी तो सबसे आगे भागते हुए बोली, अरे मुझे भूख लगी है। ये कोई बात हुई भला? मैं कितनी लंबी ट्रैवलिंग से आई हूँ और आप हैं कि सबको खिला रही हैं सिर्फ मुझे छोड़कर।
यह बोलकर वह सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी। अध्याय उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। वह सब आकर बैठे। साल्वी जी ने बटर और ब्रेड के साथ एक दूध का गिलास निष्ठा की तरफ बढ़ा दिया। अध्याय ने उन्हें देखा और बोला, दूध रहने दीजिए माँ, उसे पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर निष्ठा जहाँ उसे देखने लगी, वहीं बानी को फिर से उसे छेड़ने का एक और मौका मिल गया था। उसने हीर और गर्व की तरफ एक इशारा किया और तीनों ने एक साथ एक सुर में कहा, ओह, उसे दूध पसंद नहीं है। अध्याय ने तीनों को घूरने लगा। वहीं बानी अध्याय को देखकर बोली, ओहो, किसी को किसी की पसंद नापसंद का बड़ा ख्याल है। निष्ठा ने शर्माकर गर्दन झुका ली। वहीं अध्याय ने उन्हें बुरी तरह से नजरअंदाज किया। हंसी मजाक के बीच चलते हुए सबने ब्रेकफास्ट किया और अध्याय ऑफिस के लिए निकल गया। निष्ठा के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका पति अपने भाई बहनों को यह ड्यूटी देकर गया था कि वह कैसे भी करके निष्ठा से दोस्ती करें और उसे सबके बीच सहज करें। और उसके भाई बहन के साथ बानी भी इस काम में लग चुकी थी। वह सब चाहते थे कि निष्ठा कुछ सहज हो जाए और इसके लिए वह उसे तरह तरह से बातें कर रहे थे। निष्ठा को इन सब की आदत नहीं थी। वह हमेशा से ही अकेली तो रहती थी और उस पर भी उसका स्वभाव काफ़ी शांत था। वह सिर्फ उतना ही बोलती थी जितने की उसे ज़रूरत हो। आधा दिन तो उन्हीं सब में निकल गया। हीर और बानी ने उसके कपड़ों को सेट करने में मदद की और फिर लंच के लिए सब बाहर आ गए। अध्याय भी अब तक घर आ गया था। वह कल से काफ़ी थका हुआ था। वैसे जो भी कुछ हुआ था उसके बाद माइंड को थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए था। वह सब साथ में लंच करके उठे थे कि तभी किसी की आवाज़ आई, अध्याय कहाँ है यार, चल बोतल खोलते हैं। ये बात सुनकर सब हैरानी से उस तरफ देखने लगे। वहीं अध्याय ने भी उस शख्स को घूर कर देख रहा था। उस शख्स ने जब सबको खुद को घूरते देखा तो हड़बड़ा गया और जल्दी से जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, अरे मैं तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। शैलवी जी ने उसे देखा और बोली, फिर से झगड़ा करके आया है तू? उसने मुंह बनाया और बोला, आप सबको बताने की कोई भी फायदा नहीं है। सब के सब उसी की साइड लेते हो। एक सिर्फ अध्याय ही है जो मेरी साइड लेता है। अध्याय ने उसे देखकर कहा, क्या किया है अब तूने? यह सुनकर उसने उसे घूर कर देखा और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है उस या ने ही किया है। साफ साफ बता राम, क्या करके आया है तू? राम ने मुंह बनाया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया यार। वह बेवजह झगड़ा कर रही है और इसीलिए तो घर छोड़कर आ गया हमेशा की तरह। अध्याय ने कहा। राम ने अपने हाथ बांधकर आराम से कहा, तो और क्या करूं? उसने मुझे घर से ही बेघर कर दिया। उल्टा मेरी माँ भी
उसी का ही हमेशा साइड ले रही हैं। कोई मेरी साइड लेने को तो है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। निष्ठा उन सबको देख रही थी। वह सब एक दूसरे से कितने घुल मिलकर रह रहे थे और बातें कर रहे थे। यह उसकी आंखों से छुपा नहीं था। उसने तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया था, लेकिन जब देख रही थी तो उसे एहसास हो रहा था कि कितना कुछ मिस किया है उसने। अध्याय ने उसे देखा और बोला, अभी मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। शाम को तुम्हारा झगड़ा सुलझाने चलते हैं। राम ने खुश होकर कहा, अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ यहाँ रहकर। तू कहे तो मैं पूरी उम्र यहाँ रह सकता हूँ। उसकी इस बात पर अध्याय उसे घूरने लगा तो राम ने अपने दांतों को दिखा दिया। सैलवी जी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, जोड़ी तो सिया राम की है, लेकिन एक दूसरे को सताते बिल्कुल राधा कृष्ण की तरह हैं। ये बोल वो मुस्कुरा दी। वहीं अध्याय अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। यह बोल वो अपने कमरे में चला गया। निष्ठा समझ नहीं पाई कि उसे कमरे में जाना चाहिए या फिर नहीं। पर तभी अध्याय की फिर से आवाज़ आई, तानी कमरे में आओ। सब अध्याय को हैरानी से देखने लगे। उसने निष्ठा को तानी कहा था। यह सबके लिए हैरानी सी बात थी, लेकिन अध्याय सबको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। वहीं वानी एक बार से फिर बोल पड़ी, ओहो तानी, लगता है कोई किसी को पसंद करने लगा है। निष्ठा झेप गई और चुपचाप कमरे में चली गई। राम ने उसे जाते हुए देखा, फिर बोलो, छोड़ो, मैं नहीं जाता उसके कमरे में। वैसे भी अब उसकी शादी हो चुकी है। पता चला बीवी तो घर से निकाल ही चुकी है। उसने अपने कमरे से निकाल दिया और फिर घर से बाहर निकाल दिया तो इतना रिस्क मैं नहीं लूँगा। तभी गर्भ हंसते हुए बोला, हाँ क्या पता दोनों घर से ही बेघर हो जाओ और सड़क पर भी मांगने की नौबत भी आ जाए। यह सब सुन वो हंस पड़े। राम ने गर्भ को घूर कर देखा और बोला, और तुम जरा बच के रहना, कहीं पिटने की नौबत ही ना आ जाए। गर्भ ने मुंह बनाया और बोला, आकर तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कहीं के तुर्रम खां हो। यह कर बीवी के सामने कहाँ चली जाती है। हम बच्चों पर ही अत्याचार करना होता है क्या सबको। उसकी यह बात सुनकर तो राम स्पीचलेस रह चुका था। बात तो सही थी, अपनी बीवी के आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता था और इसीलिए अब वह चुप ही रहा। इधर निष्ठा जैसे ही कमरे में आई, अध्याय ने झटके से उसे पकड़ दीवार से लगा दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। निष्ठा उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन अध्याय उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख उसके करीब होकर खड़ा हो गया। अध्याय ने धीरे से उसे देखते हुए कहा, कोई समस्या है तुम्हें। निष्ठा ने जल्दी से नामे गर्दन हिलाई। वह उसकी हरकत पर मन ही मन मुस्कुराया और फिर धीरे से अपना
एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए प्यार से बोला, तो फिर इतनी शांत क्यों हूँ? कुछ कहती क्यों नहीं? देखो निष्ठा, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या है। जब तक तुम कहोगी नहीं, मैं समझ भी नहीं पाऊँगा। अगर हमें इस रिश्ते पर काम करना है तो एक दूसरे को समझना होगा, जानना होगा, और उसके लिए कम से कम एक दूसरे से बातें तो खुलकर करनी ही होगी ना। तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? उसने उसकी बात सुनी तो उसने धीरे से बोला, हमेशा से आदत है। हमेशा अकेली रही हूँ तो कोई बोलने वाला भी नहीं था। ऐसा मेरा कोई दोस्त भी नहीं। उसकी बात सुनकर अध्याय कुछ शांत सा पड़ गया। फिर गहरी सांस लेकर दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामकर बड़े प्यार से बोला, मैं हूँ ना, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पति, तुम्हारा हमसफर। सब कुछ जो मन हो वह मुझसे कहो। जो किसी से भी नहीं कह पाओ वो भी मुझसे कहो। मैं हमेशा रहूँगा तुम्हारे लिए। ठीक है? निष्ठा की आंखों में नमी उतर आई। उसे समझ नहीं आया कैसा रिएक्ट करे। हमेशा से खुद को खुद ही संभालते हुए आई थी। जो बातें बुरी लगती उन्हें खुद के ही दिल में समेट कर वह रख लेती थी। अगर किसी ने कुछ जाहिर भी करना होता था तो वो भी नहीं कर पाती थी, और अब तो यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। लेकिन आज अध्याय की सिर्फ इतनी सी बातों ने उसके दिल को अंदर तक एक सुकून पहुंचाया था, मानो कोई उसके टूटे बिखरे दिल को अपने प्यार के मरहम से समेट कर ठीक कर रहा हो। अध्याय ने धीरे से उसके माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। निष्ठा ने अपने हाथ उसकी पीठ पर कर दिए, लेकिन अध्याय के मन में यह बातें जरूर चल रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या था जो निष्ठा को सबसे दूर रहना पड़ा। उसने प्रकृति को देखा था, उसे घर में कितना लाड प्यार दिया जाता था, उसकी हर डिमांड पूरी की जाती थी। तो फिर निष्ठा के साथ ऐसा क्यों, जबकि वह और आयुष्मान तो जुड़वा भी थे। आखिर ऐसा भी क्या जो बड़ी बेटी के लिए सब कुछ था, लेकिन छोटी को अकेले रहना पड़ा। अध्याय ने सोच लिया था कि वह सब कुछ पता करके ही रहेगा, लेकिन अभी उसे कुछ समय अपने रिश्ते को देना था। दोस्तों, आप लोग तो कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि आपको कहानी कैसी लगती है। बस एक या दो लोग कमेंट करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे आगे की कहानियों को बनाने में प्रेरणा मिलती रहे। प्लीज़।